वो राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो सीधा सीधा प्रश्न और भी यही बनता है कि मौर्यों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का उल्लेख मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किस नाम से किया है? तो मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन पोलीप्रोथा के नाम से करता है। ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी बस बेसिक्स समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पाटलिपुत्र क्या चीज है? पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र। लेकिन यहां पर कौन कौन से राजवंश आए, किस प्रकार से मौर्यों का उदय हुआ और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय संस्कृति को पहली बार अपनी सांस्कृतिक झलक, सांस्कृतिक प्रतिभा से उन्होंने अवगत कराया, किस प्रकार से अपने जो है प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया। ये सारी की सारी बात, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। तो मगध का उत्थान, मगध का उत्थान, मगध का उल्लेख हमने बात कर ली। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा कौन सा? मगध महाजनपद। और इसके ऊपर क्रमों से कौन कौन से राजवंश आए उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें तो पहला जो राजवंश है वो उस राजवंश का नाम मिलता है बृहद्रथ राजवंश। पहला जो राजवंश है कौन सा है? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश के बाद में यहां पर शासन स्थापित किया वो वंश कौन सा था? हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश। और हर्यंकों के पतन के बाद में यहां पर आया कौन सा? नाग वंश। कौन सा वंश? नाग वंश। नाग वंश के बाद में यहां पर आया नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंदों के पतन के बाद में जो आया वंश वो कौन सा? मौर्य वंश। समझे क्या? हाँ, सबसे पहला बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब थोड़ी सी बात कर लूं यहीं पे संस्थापकों की, ठीक है? फिर मौर्य चलते हैं हम लोग। बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक जो माना जाता है वो बृहद्रथ वंश का जो शासक था, प्रथम शासक जिसका नाम मिलता है बृहद्रथ। तो संस्थापक कौन है? हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? संस्थापकों की, ठीक है ना? ध्यान से सुन लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? संस्थापकों की। तो बृहद्रथ राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ स्वयं था। इसी के शासनकाल में आपने जरासंध का उल्लेख पढ़ा होगा, जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ अनेकों बार युद्ध लड़े। और ये जरासंध पांडुपुत्र भीम के हाथों अंततः लास्ट में मारा गया था। पांडुपुत्र भीम ने उसे 2 भागों में चीर करके अलग फेंक दिया था। कौन से वंश से संबंधित था जरासंध? बृहद्रथ वंश से। बृहद्रथ का पुत्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? जरासंध। ठीक है, क्लियर? केवल थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि हम बात करें हर्यंक वंश की, तो हर्यंक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम मिलता है दोस्तों बिंबिसार। क्या नाम मिलता है? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। और बिंबिसार मगध का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। पहला ऐसा शासक जिसने मगध को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। किस प्रकार से किया? आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, इन आसपास के समस्त क्षेत्रों के साथ उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद साम्राज्य की जो आस पड़ोस की जो सीमाएं थी, इन सीमाओं को इसने क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया। तो राजनीतिक एकता की स्थापना का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति माना जाता है बिंबिसार। कौन माना जाता है? बिंबिसार। ठीक है, आगे मौर्य काल में आएगा बिंदुसार। तो एक तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा, हम लिखते हैं ना BINDUSAR, हम लिखते हैं ना बिंबिसार BIMBSAR। तो देखिए BI कॉमन, यहां पर M है, यहां पर N है। बताओ मुझे पहले कौन आता है, M या N?
पहले एम आता है, फिर क्या आता है एन। तो बिंबिसार पहले आया, बिंदुसार बाद में आया। क्लियर है? इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले कौन आया था, बिंबिसार बिंदुसार। कई बार बच्चे बेचारे दिमाग लगाना लग जाते हैं कि बिंबिसार पहले आया है बिंदुसार। अब क्लियर हो गया ना? लिख के देख लीजिएगा। बी आई कैंसिल, लास्ट वाले एस ए आर कैंसिल। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो ये। ठीक है ना? यहाँ एम और एन में से पहले कौन आएगा? एम पहले आएगा, इसलिए क्या आएगा? बिंबिसार पहले आएगा और बिंदुसार बाद में आएगा। ठीक है? क्लियर? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला ऐसा शासक जिसने राजनीतिक एकता की स्थापना करने का प्रयास किया वो कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार के बाद में यदि हम बात करते हैं नागवंश, और नागवंश का जो शासक माना जाता है वो नागवंश का शासक संस्थापक जो था उसका नाम मिलता है शिशुनाग। क्या नाम मिलता है? शिशुनाग। इसी शिशुनाग के आगे संतान हुई जिसका नाम था कालाशोक, जिसे इतिहास में काक वर्ण भी कहा जाता है। इतिहास में क्या कहा जाता है? काक वर्ण कहा जाता है। काक वर्ण का मतलब काले वर्ण का, काले रंग का, कालो बुम हो। इतना काला, इतना काला, इतना काला, पूछो मत कितना काला। यदि वो खड़ा हो जाता था अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखे, इतना काला। आ गई बात समझ में? और उसके बाद में नंदवंश, और नंदवंश का संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद को। किसको? महापद्म नंद को। महापद्म नंद। अब ये यहीं से आपके देखिएगा, जब हम मौर्यकालीन कला संस्कृति साहित्य की बात करते हैं ना, तो आपके प्रश्न बनने स्टार्ट यहीं से हो जाएंगे, महापद्म नंद से। उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? जब हम मौर्यकालीन साहित्य की बात करेंगे तो वहां पर हम एक बात करेंगे मुद्रा राक्षस की। किसकी बात करेंगे? मुद्रा राक्षस की। और मुद्रा राक्षस में किसका उल्लेख मिलता है? नंदों और मौर्यों के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख मिलता है। नंद वंश का संस्थापक जिसका नाम महापद्म नंद, इसे ही अग्रसेन कहा गया, इसे ही उग्रसेन कहा गया, और इसे ही सर्वशत्रांतक कहा गया। सर्वशत्रांतक का शाब्दिक अर्थ सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम की भांति इसे क्या कहा गया? सर्वे शत्रांत कहा गया। इन्हीं नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता हमें मुद्रा राक्षस में, जिसकी हम बात करेंगे मौर्यकालीन साहित्य के ग्रंथ में। समझ रहे हैं आप? तो अब देखिएगा, कई बार हमें ये लगता है कि गुरुजी ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था, प्रश्न कैसे है? अरे भैया सिलेबस में कैसे नहीं है? सिलेबस में मौर्यकालीन साहित्य है। मौर्यकालीन साहित्य में आपका मुद्रा राक्षस है, क्योंकि मुद्रा राक्षस में नंदों का उल्लेख मिलता है और मौर्यों के संघर्ष का उल्लेख मिलता है, तो वहां से प्रश्न बनता है। अब सीधे सीधे डायरेक्ट परोक्ष रूप में आपके मौर्यकालीन शासक नहीं है, लेकिन मौर्यकालीन साहित्य यदि हम बात करेंगे, अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे, यदि इंडिका की हम बात करेंगे, मुद्रा राक्षस की हम बात करेंगे, कलन की राज तरंगिणी की, तो वहां पर मौर्यकालीन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो फिर हमें लगता ओल्लो साहब मां के तो सिलेबस में क्यों नहीं हूं? भैया सिलेबस में है, सिलेबस में है, इसलिए एक एक चीज को बड़े महत्वपूर्ण रूप से ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको टेंशन करने की बात नहीं है, सारी चीजें यहीं से क्लियर करवाने वाला हूं। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, नंदों को पराजित किया। नंदों को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सीएम लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? सीएम। सीएम बोले तो क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना की गई, क्या क्या परिस्थितियां थी, ये सारी की सारी चर्चा जो है हम लोग करेंगे।
इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? रहने भी नहीं दूंगा। अब ध्यान से सुनो, हमें विशेष रूप से क्या पढ़ना है? मौर्य वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मौर्य वंश पढ़ना है। और मौर्य वंश का उदय किस वंश के पतन के बाद हुआ? तो नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। इस नंद वंश का जो उल्लेख मिलता है, नंदों और मौर्यों के बीच जो संघर्ष हुआ, इसका उल्लेख हमें मिलता है विशाख दत्त द्वारा कृत रचित मुद्रा राक्षस में। क्या है मुद्रा राक्षस में? ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं जब मौर्यकालीन साहित्य की बात करेंगे तब। आगे बात समझ में, लेकिन एक चीज थोड़ी सी समझ लीजिएगा यहीं से कि चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, इन्हीं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित किया। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम शासक कौन है यहां पर? गणानंद। क्या है? गणानंद, अंतिम नंद शासक, अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित किया। और पराजित करने के बाद यहीं पर इसी मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। क्लियर हो गई बात? अब पहली बात तो मौर्य वंश की नींव किस तरीके से हुई है ये हमने बात कर ली। दूसरी, अब यहां थोड़ी सी एक छोटी सी चीज और समझ लीजिएगा। देखिएगा, मौर्य वंश या मगध की पहली बार राजधानी पाटलिपुत्र, पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया गया? किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करते हैं हर्यंक वंश की, तो हर्यंक वंश के में बिंबिसार संस्थापक और इसी बिंबिसार के बाद में शासक बना जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु, जिसे भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु को। पितृहंता इसलिए क्योंकि इसने अपने पिताजी की हत्या की और राजगद्दी पर बैठा। और बिंबिसार के बाद जो शासक बना उसका नाम मिलता है दोस्तों उदयन। क्या नाम मिलता है? उदयन की जगह आपको नाम मिलता है उदयभद्र। और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पहली बात, पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसे अपना क्या बनाया था? राजधानी। इसे राजधानी बना लिया गया। किसके द्वारा? उदयन या उदयभद्र के द्वारा। तो मौर्यों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने किस रूप में किया है? पोलीब्रोथा के रूप में। और पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार इसे राजधानी बनाने का श्रेय उदयन को जाता है, जो कि कौन से वंश का था? हर्यंको वंश का था। इतनी बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को यहां तक किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? चलिएगा साहब, अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन कला संस्कृति के बारे में और वहां से विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले मौर्यकालीन साहित्य की, क्योंकि मौर्य काल के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं सबसे बड़े वो साहित्यिक स्रोत हैं। क्या है? साहित्यिक स्रोत। यदि मौर्य काल के हम समय की बात करें, मौर्य काल का समय कहां से कहां तक, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कौन से वंश का है? मौर्य वंश का। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हम बात करने वाले हैं मौर्य काल। और मौर्य काल का जो समय माना जाता है वो समय क्या माना जाता है? 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व में तो किसी को कोई
डाउट नहीं है ना किसी भी प्रकार का। ईसा पूर्व वाली चीजें जानते हो। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह से जन्म के पूर्व की घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाएं जो कि उल्टे क्रम में लिखी जाती थी, जो कि उल्टे क्रम में लिखी जाती थी, क्या कहलाती थी? ईसा पूर्व। मान लीजिए कि ये आपका ईसा मसीह जी है और इस ईसा मसीह जी का जन्म ये 0 है। इससे जन्म के पूर्व की जो घटनाएं थी वो क्या कहलाती थी? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं थी वो क्या कहलाती थी? ईसवी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसको ईसवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनो, एनो डोमिनो। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं जो कि सीधे क्रम में लिखी गई। जैसे 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा, उसे सीधे सीक्वेंस में लिखा गया। लेकिन यहां उल्टे क्रम में लिखा जाता था। जैसे 20 के बाद में क्या आना चाहिए? 21, लेकिन क्या? 19। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ईसा पूर्व की बात भी हमने बात कर ली है। तो एक तो ध्यान से सुनिएगा कि मौर्य काल का जो समय मिलता है हमें, वो क्या मिलता है? 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। एक चीज छोटी सी और याद रख सकते हैं। अब हालांकि आपका समय से लेकर के कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता कि मौर्य काल का समय क्या है, लेकिन थोड़ा सी चीजें कंट्रोवर्शियल है। कई जगह आपको समय मिलेगा 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। उसके पीछे भी कारण क्या है? उसके पीछे कारण ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके पीछे कारण है यूनानी आक्रांता सिकंदर। यदि हम भारतीय इतिहास में कर्मबद्धता की बात करते हैं, कर्मबद्धता की यदि चर्चा करते हैं, तो ये कर्मबद्धता भारतीय इतिहास को सीक्वेंस जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। यूनानी आक्रांता जो यहां पर आए, और यूनानी आक्रांता कौन? सिकंदर। इस सिकंदर ने लगभग गणानंद के समय लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर आक्रमण किया। अब यूनानी ग्रंथों में इस सिकंदर के आक्रमण की 2 तिथियां मिलती है। वो मूलतः कई जगह 326 मिलता है, कई जगह 325 मिलता है। इसलिए यहां पर जहां एक साल यही इसी यूनानी आक्रमण को आधार बनाकर के भारतीय इतिहास को कर्मबद्ध किया गया, भारतीय इतिहास को कर्मबद्ध किया गया। तो इसलिए यहां 1 या 2 साल का कई जगह आपको क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर? ये बेसिक्स हमने बात कर ली है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश की, और मौर्य काल आपका 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। कई जगह आपको क्या मिलेगा? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। समय को लेकर के कभी भी कोई भी इस प्रकार का प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आपका बनता नहीं है। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या? मौर्य वंश का संस्थापक मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, फिर छोटी सी कहानी बताता हूं, और फिर हम बात करते हैं साहित्यिक ग्रंथों की। संस्थापक, और संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था गणानंद, इसी गणानंद ने अपनी जनता के ऊपर अनेक अत्याचार किए, और जनता इस अत्याचार से त्रस्त थी, त्राही त्राही करती थी, परेशान थी इन नंदों के कारण। चारों तरफ साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी, और इसी अराजकता को समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का अपमान भी किया जाता है किसके द्वारा? गणानंद के द्वारा। आपको कहानियों में ज्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा बेसिक हमारी नींव बस मजबूत हो जाए, इसलिए केवल छोटी छोटी बेसिक बातें बता रहा हूं। अपमानित होकर के जब चाणक्य तक्षशिला जाते हैं, चाणक्य तक्षशिला के आचार्य हैं। देखिएगा अभी हमने बात करी थी जब सिलेबस की, तब मैंने आपको कहा था कि प्रश्न पूछा गया 2011 फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर में कि प्राचीन भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। चाणक्य कहां से संबंधित है? तक्षशिला से।
कहां से? तक्षशिला से। तो ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। तो जब वापस तक्षशिला जाते हैं तो उन्होंने रास्ते में एक खेल खेला जा रहा था और इस खेल का नाम क्या था? राजकीलम। क्या खेल था? राजकीलम, जहां एक पिंजरे में शेर था अंदर। क्या था? शेर था, बब्बर शेर, भयानक वाला, ठीक है ना। और ये वस्तुतः शेर जो था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो शेर था वो किसका बना हुआ था? मोम का बना हुआ था। इस खेल का नाम क्या है? राजकीलम। इस मोम के शेर को बाहर निकाला अपनी बौद्धिक चातुर्यता से। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी से प्रभावित हुए कौन? चाणक्य। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में ले जाते हैं तक्षशिला। वहां उसकी शिक्षा दीक्षा का समुचित जो है प्रावधान किया जाता है, समस्त शिक्षाओं में उसे निपुण बनाया जाता है। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को उखाड़ फेंक दिया जाता है और मगध के ऊपर एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है, जिसका नाम क्या है? मौर्य वंश। ये सारी जानकारियां हमें कहां से मिलती है? अर्थशास्त्र से। और दूसरा इसका जानकारी का स्रोत विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। आगे बात समझ में क्लियर है? इसके अलावा यदि थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा क्या कि मौर्यों को मौर्य कहा क्यों गया? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक मौर्य जनपद हुआ करता था और इसी मौर्य जनपद के निवासी थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य जनपद क्यों? क्योंकि उस जनपद में, जनपद का मतलब मैं आपको अब समझा चुका हूं। जनपद का मतलब क्या है? राज्य। जनपद का मतलब क्या है? राज्य।